Hello, Smarties. Welcome back to the series of Shakespearean sonnets. This is series number 6. By now, you must have studied 5 sonnets already available on the channel. You can go there and watch it out. Sonnet number 6 is continuation of sonnet number 5. ये जो है sonnet number 5 का ही continuation है because both have the same theme, how to preserve this beauty through procreation. इसमें ये बताया गया in fact from sonnet number 1 to sonnet number 17 that we better know as procreation sonnets. तो उसको हम procreation sonnets के रूप में इसीलिए जानते हैं जिसमें शेक्सपियर अर्ज करता है एक यंग मैन से just to get married and have children to keep his beauty preserved. तो आज का भी सोनेट उसी थीम पे है. तो लेट्स सी, पहले हम सोनेट को देखेंगे, फिर लाइन बाय लाइन बाइलिंगुअल देखेंगे. उसके बाद और भी जो चीजें हैं उसमें अगर कोई लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह हैं तो डेफिनेटली आई विल बी लेटिंग यू नो. सो गेट रेडी. शेक्सपियर की बात करें, शेक्सपियर अपने आप में एक बड़ा नाम है. अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये इनका लाइफ स्पैन रहा लगभग 400 साल पहले. ये बंदा जो करके गया है, नॉट टू स्पीक ऑफ दिस जनरेशन, इवन जनरेशंस टू कम कैन नेवर फॉरगेट हिम. उसको कभी भूल नहीं सकती. इस तरीके का कैलिबर है, इस तरीके का शेक्सपियर का स्टेचर है. तो हम देखते हैं सोनेट नंबर 6 को. व्हाट वी हैव सोनेट. देन लेट नॉट विंटर्स रैगिड हैंड डिफेस. एज यू ऑल नो, शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स का कोई नाम नहीं दिया था, कोई टाइटल नहीं दिया था. एक ट्रेडिशन ये है कि जब किसी पोएम का कोई नाम नहीं रहता तो उस पोएम की पहली लाइन को ही उसका टाइटल मान लिया जाता है. As we all know this and many a time I must have told you. तो then let not winter's ragged hand deface. आपको ये शब्द जो दे then का मतलब है तब, मतलब इसके पहले कुछ हुआ है. तो definitely it is the continuation of sonnet number 5. The theme of sonnet number 5 runs throughout sonnet number 6. हालांकि अगर ये देखा जाए कि पूरे सोनेट में बारिंग सोनेट नंबर 15, although 17 or 16 sonnets have the same theme, but then tub let not winter's ragged hand deface. winter यहां पर क्या है, personified किया गया है या metaphorical यूज है winter का. कह रहा है कि winter should not be allowed to deface your beauty. तो then मतलब how this beauty can be preserved, the beauty of his friend, because he is ultra handsome man. तो उसकी ब्यूटी को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है? थ्रू प्रोक्रिएशन. इफ ही गेट्स मैरिड एंड बिगेट्स चिल्ड्रन, तो थ्रू दैट पोस्टेरिटी वन मे कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटी हिज फ्रेंड मस्ट हैव हैड. तो ये सारी चीजें हम देखते हैं. क्या है? देन लेट नॉट विंटर्स रैगिड हैंड डिफेस. यहां पर विंटर का रैगिड हैंड खुरदुरा हाथ, रैगिड हार्शनेस ऑफ. लेट नॉट विंटर मतलब विंटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू डिफॉर्म द ब्यूटी विद हिज रैगिड हैंड. रैगिड का मतलब होता है टॉर्न, एकदम जैसे कहते हैं फटा पुराना. रैगिड आल्सो मीन्स कोर्स का मतलब खुरदुरा, हार्श. तो लेट नॉट विंटर्स रैगिड हैंड डिफेस इन दी दाई समर. समर इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी while विंटर इज द सिंबल ऑफ ओल्ड एज. विंटर इज द सिंबल ऑफ डेक्लिनेशन. Many of you might be pronouncing the declination, but I'm not going to say that. Then let not winter's ragged hand, मतलब winter का ragged hand जो है, it must not be allowed to deface in thee thy summer thy beauty, ere thou be distilled, before the beauty that his friend has be faded. डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, फ्रांसिस बेकन का. तो डिस्टिल्ड का मतलब वहां पर आप देखना कि अ टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग ब्यूटी. यहां पर क्या है? डिस्टिल्ड का मतलब डेथ से है. इसके पहले कि तुम्हारी मौत हो, इसके पहले कि तुम्हारा सौंदर्य जो है फेड हो जाए. विंटर आपके सौंदर्य को फेड कर दे, उसे क्या करो? लेट नॉट विंटर अलाउ टू डिफेस टू डिफॉर्म द ब्यूटी बिफोर यू डाई. क्या अलाउ? योर समर. Make sweet some oil, मतलब have to preserve this beauty in some oil. कांच की सीसी में इस परफ्यूम बना के, जैसे सोनेट नंबर 5 में था,
उसके रख लो। तो मेक स्वीट सम ऑयल, ट्रेजर दाउ सम प्लेस। तो मतलब यू हैव टू सो योर सीड्स इन सम लेडीज ऊम, किसी लेडी के गर्भ में अपने सीड को बो देना है। ये एक प्रकार का मेटाफोरिकल यूज है। तो मेक स्वीट सम ऑयल, प्रिजर्व दिस ब्यूटी इन सम ऑयल, कांच की शीशी में सुरक्षित कर लो। कांच की शीशी का मतलब प्रिजर्व दिस ब्यूटी इन सम लेडीज ऊम बाय गेटिंग हर मैरिड, बाय उसे शादी करके। ट्रेजर दाउ सम प्लेस, ट्रेजर यू हैव टू प्रिजर्व, खजाने की तरह सजो के रखना है। दाउ सम प्लेस, अपने आप को उस प्लेस में प्रिजर्व कर दो। मतलब यू हैव टू इम्प्रेग्नेट अ लेडी बाय मैरिंग हर, एंड इन दिस वे you can preserve this beauty. The posterity will remember you through the replicas that you will create through this particular process. With beauty's treasure, let it be self-killed. क्या? Treasure thou some place with beauty's treasure. ये beauty के treasure से इसको क्या है? मतलब beauty is something to be cherished. ऐसी चीज जो सजो कर रख दो, let it be self-killed. Because time is very cruel. It is self-devastating. Time, ये beauty जो है, it may be self-killed. After a time, the beauty you have, it will decrease. It will decline. Winter will attack and keep attacking. By and by, the beauty of your face will be deformed by the onslaughts of time. समय के प्रहार से वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इट बी सेल्फ किल्ड, अपने आप वो ब्यूटी न खत्म हो जाए, उसके पहले देयर इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग दैट ब्यूटी, एंड दैट मेथड इज इम्प्रेग्नेटिंग अ लेडी बाय sowing your seeds into her womb. You can produce a replica of your own, and through that replica people may come to know what kind of beauty you ever possessed. ठीक है? That use is not forbidden usury. और ये प्रयोग मतलब impregnating a lady by getting married is not forbiddable. This is not objectionable at all. यहां पर एक मेथड दिया गया है, जैसे हम उधार लेने जाते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, तो उस पर एक इंटरेस्ट लेते हैं, बैंक भी हमसे इंटरेस्ट लेता है। तो ये वैसे यूजुरी क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में तो बिल्कुल बैन है, मतलब इट इज नॉट अलाउड एट ऑल। जहां तक मेरे कुछ मित्र मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वहां तो कहते हैं कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। दो जो प्रैक्टिस दे आर डूइंग समथिंग इलीगल, दे आर गोइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, वो अलग बात है। तो दैट यूज, ये प्रक्रिया मतलब किसी से उधार लेना, उसके बदले में इंटरेस्ट, किसी को उधार देना, उसके बदले में उससे इंटरेस्ट लेना, इज नॉट फॉरबिडन यूजरी। ये क्या है? यूजरी का मतलब सूदखोरी। ये जो है फॉरबिडन नहीं है। दिस इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल एट ऑल। इट इज टोटली लीगल इन द सेम वे एज अ मनी लेंडर गिव्स यू मनी on some condition that you will have to repay certain amount of interest back. तो यहां पर क्या है? अगर आप इस तरीके से किसी लेडी से शादी करते हैं, उसको कुछ मतलब आप उधार देते हैं, मतलब दैट यूज इज नॉट फॉरबिडन यूजरी। ये एक ऐसा प्रक्रिया है दैट इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल टू सोसाइटी एंड टू एनीबडी, किसी को, विच हैपीज दोज दैट पे द विलिंग लोन। और ये प्रक्रिया जो होगी, ये क्या करेगा? इट विल मेक हैप्पी बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। ये दोनों को खुश करेगा, क्योंकि आप लोन दोगे और वो महिला लेगी, और वो महिला इतना खुश होगी, वो आपको लोन देगी। कैसे? बिलिंग लोन। कैसे लोन देगी? वो रीपे करेगी दैट पे द बिलिंग लोन। जैसे व्हेन यू अप्लाई फॉर लोन, वैसे आजकल लोन लेना बड़ा आसान हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि आप ज्यादा लोन लेंगे तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। पहली बात ये समझ लीजिए, खैर वो अलग प्रोसेस हो जाएगा। तो लोन बैंक आपको क्यों देती है? बैंक बेवकूफ है। आप अपना बैंक में पैसा रखते हो, आपको 2% 3% इंटरेस्ट देता है। अब बैंक आपको लोन कितने में देता है? पर्सनल इंटरेस्ट लेको तो अगर आपको बहुत अच्छा कनेक्शन है मैनेजर वगैरह से, बैंक मैनेजर, तब जाकर 10-11% में मिलेगा। अदरवाइज 12, 13, 14, 15 वो आपको दे रहा है आपके बैंक में पैसे की कितना? 3%। एफडी भी कराओगे तो 7% देगा, और आपसे ले कितना रहा है वो? लगभग 13%, 6%, वही बीच का आमदनी है उसका। और जब आप, हालांकि आपको लोन अप्लाई करते सैंक्शन हो जाता है, तो
आपको लोन मिलता है, क्रेडिटर को इंटरेस्ट मिलता है, भाई वो लोन दे रहा है, और जो डेटर होगा वो लोन को रीपे खुशी खुशी करेगा। उसी तरीके से उस महिला को जिसके ऊम में अपने सीड्स को आप बोओगे, वो क्या करेगी, वो लोन को रीपे करेगी। कैसे रीपे करेगी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा, बच्चे दे करके, वो आपके बच्चों को प्रोड्यूस करके। यहां पर भी द पोएट इज अर्जिंग हिज फ्रेंड टू गेट मैरिड एंड बिगेट चिल्ड्रन सो दैट हिज ब्यूटी मे बी प्रिजर्व्ड। उसकी ब्यूटी को बरकरार मतलब सुरक्षित रखा जा सके। जनरेशंस टू कम मे नो व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटी वंस दैट पर्सन हैड। तो विच हैप्पीज, जो खुश करता है दोस्त उन लोगों को, दैट पे द बिलिंग लोन। और वो महिला भी क्या करती है, बिलिंग। यहां पर क्रेडिटर और डेटर जो क्या है, कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला दोनों खुश रहते हैं, क्योंकि वो महिला आपको रिपे करेगी, खुशी खुशी करेगी। भाई यू विल गेट मैरिड, यू विल बिगेट चिल्ड्रन और शी विल प्रोड्यूस बेबीज। तो और तुम चूंकि इतने स्मार्ट हो, हु कैन फॉरवर्ड। और ये प्रक्रिया जो है, इम्प्रेग्नेटिंग अ लेडी थ्रू संस्कारा known as marriage is not forbidden at all. It is not objectionable at all. It is well accepted in our society. So there is no hurdle in such a task. एक प्रकार का टास्क ही है। आगे देखें, that's for thyself to breed another thee. और ये आप कुछ that is much more necessary for your own sake in this way. ये बहुत जरूरी है आपके खुद के लिए। To breed another thee, you will produce another replica by getting married a lady who will repay the loan that you, जो आप उसे दे रहे हो शादी के रूप में, वो लोन के रूप में अदा करेगी आपको, और दोनों खुश होंगे। The giver of the loan and receiver of the loan both will be happy. That is for thyself, and ये आप अपने लिए करोगे। You will do it for your own sake to breed another, to beget another, एक और बेबी पैदा करके, और 10 times happier। या आप, it will also make 10 times happier because you have an opportunity not to produce only one replica, rather you may produce 10 replicas। मतलब एक बच्चा नहीं, 10 बच्चा पैदा करके। यहां पर थोड़ा सा शेक्सपियर जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के खिलाफ जा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण। वैसे भी हिंदुस्तान में वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारी पॉपुलेशन दुनिया में चाइना से भी ज्यादा है। सोचिए पहले, हिंदुस्तान वाले हल्के में ले रहे हो क्या? ठीक है। और 10 times happier, 10 times happier मतलब you can just produce 10 children and it will make 10 times happier, be it 10 for 1। मतलब आप तो एक हो, but you can produce 10 resemblance, मतलब 10 sons resembling you। 10 बच्चे पैदा करके, 10 बेटे पैदा करके, इवन बेटी भी इंक्लूड है, हालांकि उसमें तो बेटा ही शेक्सपियर के थोड़ा सा यहां मैस्कुलिनिटी दिखती है। तो 10 for 1, एक के बदले 10 पैदा हो जाएंगे। thyself or happier, अगर आप ऐसा करते 10 times thyself or happier than thou art, जितना खुश आप हो उसकी तुलना में 10 जब बच्चे पैदा करोगे, 10 गुना हैप्पियर। मतलब द प्रोड्यूसिंग ऑफ चिल्ड्रन विल मेक यू मोर हैप्पियर। यहां पर थोड़ा सा एग्जैजरेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब आजकल तो सर्वाइवल का संकट आ जाएगा। 10 बच्चे पैदा करो, तुम पढ़ाओगे क्या? उन्हें सड़क पे ट्रैफिक सिग्नल पे भीख थोड़ी ना मंगवा सकते हो। तो वो 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट, 1 बच्चों का कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन क्योंकि हम वैसे भी लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं, तो बस अब बाप दादा जनरेशन अलग बात है कि आपके भाई बहन कितने, तो अलग बात है। लेकिन संस्कृति मतलब बहुत, अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं तो 2 बच्चे पर्याप्त हैं, बी इट गर्ल्स और बॉयज। हाँ, थोड़ा सा हम ऐसे रूढ़ियों में जुड़े हुए हैं कि नहीं, बेटा नहीं पैदा हुआ तो और पैदा करो, करते रहे जैसे बाप दादा करते रहे। नाम आप आसपास देखते हैं, नाम किसी का लेना उचित नहीं। तो 10 times thyself or happier than thou। तो इफ यू प्रोड्यूस 10 बेबीज, तो आपकी ब्यूटी 10 अलग अलग जगह लोग ऑब्जर्व कर पाएंगे, और इट विल मेक यू 10 times हैप्पियर। इट मीन्स दिस इज एन एग्जेजरेशन ऑफ योर activity and beauty as well. If 10 of thine 10 times refigured thee, अगर तुम जो 10 of thine, तुम में से जो 10 जो है 10 times refigured thee, वो 10 बार प्रोड्यूस करेंगे। मतलब they will multiply your beauty, it will multiply your beauty।
कुल मिला के वहां 10 का फिगर को रिपीट किया गया है जस्ट टू ले इंफेसिस ऑन द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन पे जोर देने पे कि आप इफ 10 ऑफ दाइन मतलब 10 रेप्लिकास ऑफ दाइन 10 टाइम्स रीफिगर दी प्रोड्यूसेस 10, मतलब आप 10 पैदा करते हो तो 10 जगह जगह रेप्लिका, पीपल विल गेट 10 मोर अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट योर ब्यूटी। अगर ऐसा आप करते हो देन व्हाट कुड डेथ डू इफ दाउ शुडस्ट डिपार्ट, तो व्हाट कैन डेथ डू इफ यू पे द डेट ऑफ नेचर। आप अगर आप मर जाते हैं, यहां पर डेथ पर्सोनिफाई किया गया, तो मौत क्या कर पाएगी तुम्हारा, तुम मर जाओगे, तुम्हारे जैसे और 10 मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, रेप्लिका का मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, तो एग्जैक्ट कॉपी जो है वो ऑलरेडी विल रिमेन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, तो पीपल विल कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटी यू हैड, तो लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार का सौंदर्य आपका था, और इस तरीके से आप ब्यूटी को प्रिजर्व कर पाएंगे, वो ब्यूटी जो मैचलेस है, अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है उसको। तो देन व्हाट कुड डेथ डू, तो मौत क्या कर पाएगी, इफ दाउ शुडस्ट डिपार्ट इफ यू डाई लीविंग दी लिविंग इन पोस्टेरिटी। यहां पर क्या है, लिविंग दी, वो आपको छोड़ देगी, कैसे, लिविंग दी इन पोस्टेरिटी, लिविंग दी लिविंग एंड लिविंग, कुछ समझ में आया। एक फिगर आप स्पीच होता है असोनेंस, एक होता है कॉन्सोनेंस, यहां कॉन्सोनेंस का एग्जांपल आपको मिल सकता है। लिविंग दी लिविंग इन पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी मतलब जनरेशन टू कम, वो आपको कैसे छोड़ के जाएगी, जीवित छोड़ के जाएगी, कैसे, पोस्टेरिटी में, इन जनरेशंस टू कम, आने वाली पीढ़ियों में यू विल रिमेन इमॉर्टल, यू विल रिमेन अलाइव, तुम जिंदा रहोगे। और यहां पर एक रेटोरिकल क्वेश्चन है, मौत क्या कर पाएगी अगर आप चले जाएंगे, मतलब मौत कैन नॉट डू एनीथिंग, डेथ कैन नॉट डू एनीथिंग, डेथ इटसेल्फ विल फाइंड that will find itself helpless, अपने आप को असहाय पाएगी, because you have learned the technique of preserving that beauty, because you have created 10 replicas of your own and left on this planet earth, and generations to come will, by observing their faces, will come to know what kind of beauty you ever had। ठीक है, आगे की बात करें, 10 times thyself were happier than thou art, ये फिर से हो गया क्या, यहां से हो गया, बी नॉट सेल्फ बिल्ड, ये 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, यहां तक पढ़ चुके। बी नॉट, ये क्या, लिविंग दी लिविंग इन पोस्टेरिटी, वो दोबारा लिखो था, कोई इश्यू नहीं है। बी नॉट सेल्फ बिल्ड, कह रहा कि आप सेल्फ बिल्ड मत बनो, फॉर दाउ आर्ट मच टू फेयर टू बी डेथ कॉन्क्वेस्ट। यहां कुछ लाइन मिसिंग है क्या, आई थिंक, लेट मी चेक द सोनेट। नहीं ठीक है, 1 minute। That's for thyself read another 10 times, if 10 of thine, let me check it out, okay। उसके बाद क्या है, that's for thy, oh I think all is okay, I think all is okay, posterity तक तो ठीक है। लास्ट की 2 लाइन ही पढ़नी है हमें, तो ये लास्ट की 2 लाइन ही पढ़नी थी, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एडिशनल हो गया था, दैट्स व्हाई दैट मेड मी अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कोई बात नहीं। लिविंग इन पोस्टेरिटी, वो आपको क्या कर रही, लीव कर रही, कहां, लिविंग इन पोस्टेरिटी, मतलब इस तरीके से यू विल प्रोड्यूस 10 रेप्लिकास ऑफ योर ओन एंड दैट विल कीप यू अलाइव ऑल द टाइम अमंग द पीपल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। तो ये क्या है, बी नॉट सेल्फ बिल्ड, अब यार तुम इतने भी जिद्दी मत बनो, सर, बी नॉट ऑब्ड्यूरेट एनफ, ज्यादा जिद्दी मत बनो, डोंट बी ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न मत बनो, फॉर दाउ आर्ट मच टू फेयर बिकॉज योर ब्यूटी इज मैचलेस। तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारा जो सौंदर्य है, अगर ये इस खूबसूरती को अगर आप शादी करके प्रोलॉन्ग नहीं करते हो, प्रोक्रिएट नहीं करते हो बच्चों के को, तो क्या होगा, इट विल डाई विद यू एंड दैट इज
ऑफ नो अवेल, ये बेकार हो जाएगा फिर। टू बी डेथ कॉन्क्वेस्ट एंड मेक वर्म्स दाइन एयर, तो क्या फॉर दाउ आर्ट मच टू फेयर, क्योंकि तुम इतने ही ज्यादा खूबसूरत, यू आर अल्ट्रा ब्यूटीफुल। टू बी डेथ कॉन्क्वेस्ट, कि मौत तुमको, मतलब मौत तुम पे जीत जाए। एंड मेक वर्म्स दाइन एयर, और क्या है, तुम्हारी बॉडी को क्या करे, कीड़े मकोड़े खा करके, कीड़े मकोड़े उसके उत्तराधिकारी बने। तो इस तरीके से तो क्या है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इतने जिद्दी मत बनो, डोंट बी सेल्फ बिल्ड फॉर दाउ आर्ट मच टू फेयर, क्योंकि तुम इतने खूबसूरत हो कि योर बॉडी कैन नॉट बी लेफ्ट फॉर वर्म्स टू बी ईटन, कि कीड़े मकोड़े खाएं। टू बी दैट्स कॉन्क्वेस्ट इन दाइन ईयर, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें, इस सोनेट में ये बताया गया है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सोनेट नंबर 5, द सेम थीम रन थ्रू आउट द सोनेट। थोड़ा लास्ट सोनेट में, लास्ट लाइन में थोड़ा सा पेसिमिज्म दिखता है, लेकिन ठीक है, उसके माध्यम से उसमें बता दिया कि दिस इज अ मेथड यू कैन प्रिजर्व द ब्यूटी, और यही एक तरीका है, और वो तरीका अल्टीमेटली सफल होता है। तो देखते हैं आगे लाइन में क्या है हमारे पास। समरी जैसा कि मैं बता चुका हूं, तो यहां समरी देख लेते हैं। इन सोनेट नंबर 6 शेक्सपियर अर्जेस द यंग मैन, वो यंग मैन को अर्ज करते हैं, निवेदन करते हैं, क्या करते हैं, प्रिजर्व हिज ब्यूटी बाय हैविंग चिल्ड्रन, कि अपने सौंदर्य को बरकरार रखो, सुरक्षित रखो बच्चे पैदा करके। ही आर्ग्यूज दैट ऑल्दो टाइम एंड डेथ विल इवेंचुअली टेक अवे हिज यूथ, वो तर्क देता है कि समय जो है उसकी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी जवानी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इवेंचुअली टेक अवे हिज यूथ, प्रोक्रिएशन विल अलाउ हिज ब्यूटी, और प्रोक्रिएशन जो है संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसके सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए अलाउ कर देगी। ऑन थ्रू फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियां उसके बारे में जानेंगी। द स्पीकर वॉन्ट्स अगेंस्ट सेल्फिशली होल्डिंग ब्यूटी, स्पीकर ये कहता है कि ये जो खूबसूरत है तुम केवल अपने तक ही सीमित मत रखो, नहीं तो तुम्हारे बाद खत्म हो जाएगा। सेल्फिशली होल्डिंग ब्यूटी, अपने संचित मत करो इस सौंदर्य को, इसको क्या स्प्रेड करो बाय इम्प्रेग्नेटिंग अ लेडी, सजेस्टिंग दैट विदाउट चिल्ड्रन इट विल बी लॉस्ट फॉर एवर, कि अगर आप इफ यू डू नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और इट विल बी लॉस्ट फॉर एवर बाय पासिंग ऑन हिज ब्यूटी द यंग मैन कैन चीट डेथ एंड एंश्योर हिज लेगेसी। तो अगर ये ब्यूटी को पास ऑन कर देता है अपने नेक्स्ट जनरेशन को बाय प्रोड्यूसिंग सो मेनी रेप्लिकास ऑफ हिज ओन, तो क्या करेगा, he will be able to cheat death and the worms that may decay his body will not be successful in doing what their intention must have been। तो उनका जो इंटेंशन जो भी रहा होगा, कीड़े मकोड़े हमारी बॉडी को खा जाएंगे, इससे एक रेप्लिका पैदा रहेगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर्स विल बी अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। आगे की बात करें, इस लेगेसी को, मौत को और लेगेसी क्या करे, यंग मैन कैन चीट डेथ एंड एंश्योर हिज लेगेसी, इस तरीके से डेथ को चीट कर पाएगा, मतलब डेथ उसका कुछ नहीं कर पाएगा, और लेगेसी को, अपनी विरासत को जो बरकरार रख पाएगा। लाइन बाय लाइन एनालिसिस वो हम देख ही चुके हैं फिलहाल। देन लेट नॉट विंटर्स रैगिड हैंड, रैगिड का मतलब कोर्स, हार्श, खुरदुरा, डिफेस। द स्पीकर अर्जेस द यंग मैन नॉट टू लेट द हार्शनेस ऑफ ओल्ड एज सिंबलाइज बाय विंटर। रैगिड हैंड यहां पर सोनिफाई किया गया है। डिस्ट्रॉय हिज ब्यूटी, मतलब ये जो है विंटर्स के हैंड को, विंटर्स के रैगिड हैंड को डिस्ट्रॉय मत करने दो। पर्सोनिफिकेशन है, विंटर इज पर्सोनिफाइड विद रैगिड हैंड। रैगिड हैंड किसके पास है, विंटर के पास है। इंप्लाइंग इट कैन रूइन ब्यूटी, जो ब्यूटी को रूइन कर सकता है। आगे देखे, इन दी दाई समर, मतलब इन दी मतलब तुम्हारे अंदर, दाई समर मतलब तुम्हारा सौंदर्य, एर दाउ बी डिस्टिल्ड बिफोर यू डाई, दाउ बी डिस्टिल्ड बिफोर यू डाई। So the speaker encourages the young man to preserve his youthful beauty the summer before it fades or distills into old age, इसके पहले कि ये बुढ़ापे में आ जाए। Distills or fades or die, जैसा कि मैंने कहा। मेटाफर क्या है, summer represents youth and distilled refers to the process of aging or loss of vitality। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। Make sweet some while, treasure thou some place, तो मतलब some place का मतलब the place, the womb of a lady, एक महिला का गर्भाशय, वहां पर ट्रेजर करना। मेक स्वीट सम वाइल, यू हैव टू प्रिजर्व दिस ब्यूटी इन सम वाइल। तो वाइल का मतलब वो उस तरीके से आप समझ रहे हैं। द स्पीकर सजेस्ट द यंग मैन शुड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, संतान पैदा करे। कंपेयरिंग द प्रोसेस टू डिस्टिलिंग परफ्यूम इनटू अ वाइल टू प्रिजर्व इट्स
स्वीटनेस। पूरा मेटाफर क्या, ऑफस्प्रिंग आर कंपेयर टू परफ्यूम डिस्टिल्ड इनटू ऑयल। संतानों को तुलना की गई है डिस्टिल्ड, जो परफ्यूम डिस्टिल करके एक सीसी में रखा जाता है। आगे की बात करें, विद ब्यूटीज ट्रेजर एर इट बी सेल्फ किल्ड। द स्पीकर वांट्स दैट इफ द यंग मैन डजंट पास ऑन हिज ब्यूटी, अगर इफ ब्यूटी इज नॉट केप्ट एज ट्रेजर, तो क्या करेगा, ही विल डिस्ट्रॉय इट हिमसेल्फ बाय लेटिंग इट डाई विद हिम। तो जब क्या कहते हैं, एर इट बी सेल्फ किल्ड, जब वो मरेगा तो वो भी खत्म हो जाएगी, ब्यूटी भी। तो उस ब्यूटी को क्या करना है, इट नीड्स टू बी चेरिस्ड। कैसे चेरिस्ड? थ्रू प्रोक्रिएशन, संतान पैदा करके। ब्यूटी इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कैपेबल ऑफ किलिंग इटसेल्फ, तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दैट यूज इज नॉट फॉरबिडन यूजरी, और ये यूज जो है, द प्रिजर्विंग अ ब्यूटी इन सच अ वे इज नॉट ऑब्जेक्शनेबल एट ऑल इन दिस इज टोटली लीगल इन द सेम वे एज अ मनी लेंडर lends you money on certain grounds of interest। उसी तरीके से शेक्सपियर argues that using beauty by procreating is not forbidden usury, immoral lending, वो immoral lending नहीं है। In contrast, it is a natural and rightful investment, यह तो सही निवेश है। मेटाफर क्या है, the idea of use as an investment or profit with usury being a metaphor for wasting one's potential without sharing it, वो आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। Which happy is those that pay the willing loan, मतलब this particular action of lending and borrowing makes the giver and receiver both happy, ये दोनों को खुश करता है। Having children is like paying back a loan, बच्चे पैदा करना, बच्चों को रखना, मतलब आपके जीवन में बच्चे आए इसी तरीके से है जैसे लोन को पे बैक कर रहे हो। एंड जब आप लोन मिलता है आपको खुश होते हैं, पे बैक करने में भी आपको तकलीफ नहीं होती कि मैंने लिया था। एंड इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू बोथ, और ये दोनों को खुश देता है। डेटर और क्रेडिटर, लेंडर, जो लेंडर का मतलब यहां पर जो है फादर से है, और बारोवर का मतलब यहां पर मदर से है। यहां गलती से चाइल्ड लिख उठा है, वैसे दोनों को चाइल्ड भी चल जाएगा, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट मदर हो। मेटाफर, द प्रोक्रिएशन इज कंपेयर टू लोन, प्रोक्रिएशन की प्रक्रिया को लोन से कंपेयर किया गया है। एंड द चिल्ड्रन पे बैक, मतलब यहां पर मदर पे बैक करती है द ब्यूटी ऑफ देयर पेरेंट्स बाय कंटिन्यूइंग द लेगेसी। चिल्ड्रन और मदर दोनों पे लागू हो सकता है, बाकी मदर ज्यादा नियरेस्ट है। बिकॉज अ पर्सन इम्प्रेस सोज द सीड्स इन दैट वायल ऑफ द लेडी, ठीक है। दैट इज फॉर दाई सेल्फ टू ब्रीड अनदर दी, इट्स गुड फॉर यू इफ यू प्रोड्यूस अनदर रेप्लिका ऑफ योर ओन, ये बेहतर चीज है। तो द स्पीकर एडवाइजेस द यंग मैन to have a child, essentially creating another version of himself to carry on his beauty, मतलब his beauty can be carried on from one generation to another by producing another replica of his own। Metaphor or repetition, the phrase another the emphasizes creation of a new generation that resembles the original। तो इस तरीके से है। Are 10 times happier, be it 10 for 1, the speaker implies that having multiple children would bring even more happiness, exaggeration है, possibly 10 times the joy, exaggerating the happiness that would come from having many children। 10 times thyself or happier than thou art, आज इतना खुश हो उससे 10 गुना ज्यादा खुश रहोगे। तो if the young man had many children, it would multiply his happiness, तो उसकी हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई कर दी गई बात। and the continuation of his legacy will also be multiplied। Hyperbole again exaggerating how much greater the joy of multiple offspring would be। ठीक है, कई बच्चे होते हैं तो उसका कितना जॉय मिलेगा। If 10 of thine 10 times refigured thee, each of the young man's 10 children resemble him, it would magnify the presence and beauty of them 10 times। उसकी वही बात को रिपीट किया गया है, वही आइडिया को, the same idea is repeated in this line too। हाइपरबली या रिपीटिशन की बात, द यूज ऑफ 10 टाइम्स या रिपीटिशन है। रिफिगर्ड मतलब प्रोड्यूस करेगा। एनहांसेस द आइडिया ऑफ रेप्लिकेशन, वे रेप्लिका प्रोड्यूस कर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्यूटी। देन व्हाट कुड डेथ डू इफ thou shouldst depart? If you die, then death cannot do anything. Death will find itself totally helpless। If the young man had children, अगर आदमी बच्चा पैदा कर लेता है, death would be powerless, वो हेल्पलेस हो जाएगा। बिकॉज हिज ब्यूटी एंड लेगेसी वुड लिव ऑन थ्रू देम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट विल रिमेन कंटिन्यूड टिल द एटर्निटी। पर्सोनिफिकेशन क्या है? डेथ इज पर्सोनिफाइड एज समथिंग दैट कैन बी
that can take life, but in this case it would have no lasting power because ये कुछ कर नहीं सकता, बिगाड़ नहीं पाएगा उसका. Living in posterity, even if the young man dies, he will live on through his descendant. वो अपने वंशजों के माध्यम से, पोस्टेरिटी के माध्यम से वो जिंदा रहेगा, ensuring that his legacy survives, जो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उसकी विरासत जो है जिंदा है. तो ये this is the best way of preserving the beauty. The idea of being living while dead is paradoxical. यहाँ पर living और living में paradoxical भी है. Living on through one's offspring is somewhat very paradoxical. Be not self-willed. Don't be obstinate. Don't be obdurate. Don't be adamant. ठीक है? Don't be unyielding. For thou art much to fear because you are ultra beautiful. And by being stubborn, don't spoil this. Because you are such a beauty that cannot be left for decay. The speaker urges the young man not to be selfish. इतना selfish मत बनो, self-willed मत बनो by refusing to have children, कि बच्चे ना पैदा करके, as he is too beautiful to let that beauty die within him. क्योंकि वो इतना खूबसूरत है कि उस ब्यूटी को उसके अंदर ही नहीं मरने दिया जा सकता, उसको पास ऑन करना बड़ा जरूरी है. To be death's conquest and make warmth thine heir. क्या है? If the young man doesn't have children, his beauty will be claimed by death. तो मौत उसको क्लेम कर लेगी. And the only inheritors will be worms that consume his body. तो उसकी अगर वो मौत इस तरीके से अगर उस पर काबू, टू बी डेथ्स कॉन्क्वेस्ट, मतलब उसकी खूबसूरती इतनी अच्छी है कि उस पर मौत को काबू पाना उसके लिए मतलब ज्यादा हार्मफुल है. अगर वो ऐसा कर देता है, अगर वो इनकार कर देगा, शादी विवाह नहीं करेगा, तो ये जो है, जो इनहेरिटर्स जो होंगे उसके मतलब विरासत में, लेगेसी में क्या छोड़े? कीड़े मकोड़े उसकी बॉडी को, दैट कंज्यूम हिज बॉडी, दैट विल डिके हिज बॉडी, उसकी बॉडी को नष्ट कर देंगे. मेटाफर डेथ्स कॉन्क्वेस्ट एंड वर्म्स दाइन एयर आर मेटाफर्स फॉर डिके आफ्टर डेथ. ये डेथ का कॉन्क्वेस्ट और ये वर्म्स दाइन एयर जो है, ये मेटाफर है डिके आफ्टर डेथ, एम्फेसाइजिंग द इनएविटेबिलिटी ऑफ फिजिकल डिकम्पोजिशन, की अवश्यंभावी है, ये नश्वर शरीर है, इसका नष्ट होना सुनिश्चित है. अगर इफ poet's friend does not get married and produce children, तो उसकी बॉडी को क्या कीड़े मकोड़े खाएंगे और वहीं पर नष्ट हो जाएगा. लेकिन there is a process of preserving that beauty, and the process is getting married or impregnating a lady and producing so many children, not to speak of one, at least 10. So he will produce 10 replicas of his own, and generations to come will come to know what kind of beauty he ever preserved, he ever possessed. तो ये कहानी आपको, ये जो सोनेट है आपको समझ में आया होगा. ऐसे और भी सोनेट मिलते रहेंगे आपको. 154 करूंगा जरूर, बट इट विल टेक सम टाइम. कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच.